अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोड 5418, और आपकी कोर्स बुक का यूनिट 2 आपके सामने डिस्प्लेड है, जो कि है एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। इससे पहले हमने बात की कि जो यूनिट 1 के अंदर अकाउंटिंग साइकिल से क्या मुराद है। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जो फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री होती है। फिर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं सारे। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस तक हम लास्ट टाइम देख चुके। अब उससे आगे बात है कि ट्रायल बैलेंस में अंदर फिर कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अभी हम उन एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के आगे फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। तो अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग डाटा में की जाती हैं, तो एडजस्टमेंट्स इसलिए की जाती हैं कि हम सारे अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेस से मुराद ये है कि हम कैश बिजनेस में आए या ना आए, हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे आपने सेल्स की, कैश रिसीव हो या ना हो, आप अकाउंट रिसीवेबल के हिसाब से एंट्री कर देते हैं। इस तरह आपने परचेजेस की, अगर आपने कैश नहीं भी पे किया, आप तब भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। ये निजी इनमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड पे भी उनकी इफ़ेक्ट्स जा रहे होते हैं। तो इनको हमने रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड के रेवेन्यू से उसको मैच कर सकें। इनमें होते हैं जी प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किए होते हैं। अक्रूड एक्सपेंस, जिनके लिए हमने पेमेंट्स अभी करनी होती हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो जो अभी हमने कमाया नहीं है, सर्विसेज नहीं दी, लेकिन पैसे हमें एडवांस में मिल गए हैं। और अक्रूड रेवेन्यू, ये वो रेवेन्यू होता है कि लोगों ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, लेकिन हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं या चीज़ें उनको भेज दी हैं। तो इनकी फिर अफेक्ट्स भी याद रख लें। प्रीपेड एक्सपेंस का अफेक्ट जो इनकम स्टेटमेंट में पड़ता है, डेबिट करते हैं एक्सपेंस को और क्रेडिट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को। तो ये एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है, इसको आगे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं। वो एक्सपेंस जो हमने वक्त से पहले दे दिया हो, जैसे हमने अगले 6 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, इसको हम एज ए फिर ऐसा ट्रीट करते हैं। ये हमने एडवांस में रेंट इतना पे कर दिया है, और कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि कैश के ज़रिए पे किया है। अब फ़र्ज़ करें वो जो 10 महीनों का रेंट हमने पे किया है या 6 महीनों का रेंट पे किया है, तो जो जब वो 6 महीने का टाइम गुजर जाएगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, या जितना टाइम भी वो रेंट पीरियड का गुजर जाएगा, तो जितना रेंट एक्चुअल बनता होता है उस रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और प्रीपेड रेंट उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे कि इतना रेंट के बदले में हम वो बिल्डिंग यूज़ कर चुके हैं। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की नेचर होती है। इसमें जैसे इस तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, एसेट्स की वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही होती है, प्लांट और मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट्स डेबिट और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं। इस तरह कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, जो वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उनकी जिनसे हम खिदमात ले चुके होते हैं, हमने बिजनेस में उनसे बेनिफिट ले लिया होता है लेकिन पेमेंट नहीं की होती। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री को सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को हम एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट, और अक्रूड सैलरीज को क्रेडिट कर देते हैं। अक्रूड सैलरी से मुराद लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट करते हैं, और जब इनको पे करेंगे तो फिर उसको डेबिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, हमने इसको पे कर दिया तो अक्रूड सैलरीज अकाउंट 50,000 से डेबिट, यानी ये जो हमारे ज़िम्मे सैलरी थी हमने पे कर दी, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश में कमी हो रही है। इस तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये वो रेवेन्यू है जिसके लिए कैश तो रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी उसके बदले में हमने चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो रिसीव हो गया है, और अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, ये इसे हम एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। और जब वो हम इस रेवेन्यू के बदले में सर्विसेज परफॉर्म कर देंगे या चीज़ें भेज देंगे, तो फिर इसको हम डेबिट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट 7 जुलाई की ट्रांजैक्शन में यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, अनअर्न्ड रेवेन्यू को 50,000 से हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमने इसके बदले में चीज़ें दे दी, और अर्नड रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे। ये वो रेवेन्यू है जो एक्चुअली अब हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए। इस तरह अक्रूड रेवेन्यू है, ये वो रेवेन्यू है कि जिसके बदले में हमने सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल फ़ी रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, और प्रोफेशनल फ़ी अर्नड, अर्नड से मुराद ऐसे कोई इनकम या रेवेन्यू अकाउंट में करके क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद जब ये अमाउंट इसके बदले में हमें रिसीव हो जाएगी तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और प्रोफेशनल फ़ी रिसीवेबल जो हमने ऊपर रिसीवेबल की एंट्री डेबिट की थी उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह करके ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ करने के बाद हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने की तरफ जाते हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज़ की इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं। किस तरह रिफ्लेक्ट होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सपोज़ ये 2.1 एग्जांपल है अली ट्रेडिंग कंपनी की।
ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, अभी इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं हुई। तो ट्रायल बैलेंस वैसे ही है जैसे हमने लास्ट यूनिट में देखा, उसमें सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स हैं, सारे अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जितने भी लेजर के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं उनके नाम होते हैं, और हर एक का जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है जो हम उनके लेजर अकाउंट से इधर पोस्ट करते हैं वो लिखे होते हैं, और इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं अगर हम टोटल करते हैं तो। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट से मुराद ये कुछ एडजस्टमेंट लिखी हुई हैं, ये 1 बाय 1 होती जाएंगी, और इसको हम एडजस्टमेंट्स का 2 और कॉलम क्रिएट कर लेंगे, और इन अमाउंट्स को हम फिर एडजस्ट करते जाएंगे, किसी में हम प्लस करेंगे और किसी में हम माइनस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, फिर जैसे पहली एडजस्टमेंट है, रेंट ऑफ 3 लाख पेड टू द लैंडलॉर्ड इज़ फॉर 2 मंथ्स फरवरी एंड मार्च। तो जो रेंट इधर आ रहा है आपके साथ ऊपर, अगर आप यहाँ पे रेंट एक्सपेंस की बात करें तो ये 2 महीने के लिए 30,000 का रेंट एक्सपेंस है। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 15,000 से, और रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, क्योंकि टोटल वहाँ पे रेंट जो है वो दिया हुआ है 30,000। तो 30,000 का जो रेंट है, और ये तो क्योंकि 2 महीने का रेंट है सिर्फ, तो इसको हम 2 महीने के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे 30,000 का रेंट था, और ये सिर्फ फरवरी और मार्च के लिए पे किया गया है, तो इसको इसका हाफ हम कर देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन है जी 10% फर्नीचर और कंप्यूटर के लिए। तो फर्नीचर और कंप्यूटर का अकाउंट यहाँ पे देखते हैं जी, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट 60,000 और 70,000, तो 10% हमने इनको डेप्रिसिएट करना है। क्या करेंगे, 60,000 को भी 10% से मल्टीप्लाई किया, और 1 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल ली 1/12 करके। इस तरह 70,000 को भी 10% से मल्टीप्लाई किया और 1 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल ली। तो ये जो डेप्रिसिएशन आ गई है 1083 की, इसकी एंट्री ऐसे करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन से मुराद आपके एसेट्स में जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सलाहियत में कमी हो रही होती है, तो उतनी अमाउंट हम पीरियडिकली उनकी वैल्यू से कम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हर एडजस्टिंग एंट्री के लिए हमने पहले जर्नल एंट्री तैयार करनी है। ऑफिस सप्लाइज एट दी अवेलेबल एट दी मंथ आफ्टर फिजिकल चेकिंग वर फाउंड टू बी वर्थ 5,000। अगर आप इधर ऑफिस सप्लाइज अकाउंट देखें तो ये है 8,000 का, और अब जब हमने फिजिकल चेक की तो वो बनी है 5,000 की। तो अब क्या करेंगे, सप्लाइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,000 से, क्योंकि 3,000 की अब वो सप्लाइज या तो लास्ट हो गई हैं या ख़राब हो चुकी हैं। तो सप्लाइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,000 से, और सप्लाइज अकाउंट क्रेडिट 3,000 से, यानी इतनी वो सप्लाईज कम हो गई हैं। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम का आप अकाउंट देखें, 8,000 हैज़ बीन ड्यू ऑन द कैश बैलेंस अवेलेबल ऑन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 8,000 रुपया जो हमारा है उसमें हमारे अभी इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट। अभी तक हमें मिला नहीं है, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट कर दिया और इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 8,000 से कर दिया। फिर अक्रूड सैलरीज हैं जी, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट 12,000 से हमने डेबिट कर दिया और अभी तक पे नहीं की, तो अक्रूड सैलरीज को 12,000 से क्रेडिट कर लेंगे। ये ई पॉइंट वाली एडजस्टिंग एंट्री है। इस तरह रेंटल इनकम अकाउंट है जी, उसको हमने डेबिट कर दिया 10,000 से। अगर आप वो लास्ट एडजस्टमेंट्स देखें जो यहाँ पे दी हुई है, रेंटल इनकम 10,000 वाज रिसीव इन एडवांस, तो मार्च अप्रैल की रेंटल इनकम एडवांस में हमें रिसीव होगी, तो रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट और अनअर्नड रेंटल इनकम अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये वो हमने रेंटल इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया और एज ए लाइबिलिटी उसको रिकॉर्ड कर दिया है अनअर्नड के तौर पे। अच्छा, अब ये जितनी ट्रांजैक्शंस हमने डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड की हैं, अब हमने क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर इनका इफेक्ट दिखाना है। तो ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये वही है जो पिछले पेज पे दिया हुआ था। अब ये एडजस्टमेंट्स वो हैं, ये दरमियान वाले जो 2 कॉलम हैं डेबिट और क्रेडिट के, कि ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने की। अब हमने जर्नल एंट्रीज देखते जाना है, और साथ साथ ये ABCD लिखा हुआ है, जो जो ट्रांजैक्शन वहाँ पे A में थी, B में थी, उसके इफेक्ट जिस जिस अकाउंट पे आ रहे हैं वो उसके सामने शो किए। मैं मिसाल देता हूँ, पहले रेंट एक्सपेंस का अकाउंट था 30,000 का, तो वो जैसे पता चला कि वो 2 महीने का रेंट है, हाफ उसका यहाँ पे आ जाएगा 15,000, हमने जर्नल एंट्री भी की, तो यहाँ पे वो रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 15,000 से, वो आ गया, और इधर से प्रीपेड रेंट अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ था, वो हमने यहाँ पे भी उसको डेबिट कर दी। इस तरह बी वाली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें, तो बी वाली ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन बी 1,083 से आप देख रहे हैं यहाँ पे दर्ज हुई है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने डेबिट किया। इस तरह सी वाली ट्रांजैक्शन आप देखें, हमने डेबिट किया सैलरी सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट को 3,000 से,